का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह हम हाजिर हैं आपकी जेब से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरें, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के, और हर रोज की तरह वो खबरें हमारे आपके जीवन को प्रभावित कैसे करेंगी उसका विश्लेषण करने के लिए मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले ऑन द शो के जरिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन सी वो महत्वपूर्ण खबरें हैं जिस पर हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे सरकार की क्यों नहीं सुन रही हैं दवा कंपनियां। दवा कंपनियों पर हमारी लगातार कवरेज जो है वो बनी रही है, और क्या कुछ नई अपडेट है इस पर जो है हम बातचीत आज करेंगे। पतंजलि पर फिर लौट आई है आफत। जी हाँ, पहले सुप्रीम कोर्ट में और अब क्या कुछ नई अपडेट है वो हम जरा आपको डिटेल में बताएंगे। कौशल विकास स्कीम में हुआ है बड़ा फेरबदल, क्या है वो फेरबदल, उसके बारे में भी होगी विस्तार से चर्चा। खाता धारकों से बैंकों की विवादित वसूली, ये भी विषय ऐसा है जिसको कि हम मनी सेंटर में समय समय पर लेते रहे हैं और आज भी इस पर डिटेल में बातचीत करेगी। भारी पड़ेगी सेबी की नई सख्ती, कौन सी वो सख्ती है और किस पर भारी पड़ेगी, विस्तार से होगी चर्चा। आरबीआई को लग रहा है किस बात का डर, आरबीआई को लेकर के भी नई अपडेट आई है, उस पर भी हम करेंगे विस्तार से बातचीत। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें मानसून के बारे में जानकारी। उत्तर भारत में कम बरसात के बावजूद देश में मानसून सामान्य से आगे है और इसकी वजह से दालों की खेती में बढ़ोतरी देखी जा रही है। 26 जुलाई तक दालों का कुल रकबा 102 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया, जो कि पिछले साल से करीब 13 लाख हेक्टेयर आगे है। इस बीच देश को दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और दालों की खेती बढ़ाने के लिए सरकार ने तुअर के लिए 35 और उड़द के लिए 13 नए जिलों की पहचान की है। इन जिलों में अधिक उपज वाले बीजों का वितरण करके खरीफ दालों का रकबा बढ़ाया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 में कम उत्पादन के चलते भारत को तुअर, उड़द, मसूर, चना और पीली मटर सहित सभी प्रमुख दालों का करीब 3.74 अरब डॉलर का आयात करना पड़ा था। सर, दालों का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश पहली बार भी हुई है, इस बार ये कितनी सफल होती हुई दिखाई दे रही है? इस बार सरकार की चुनौती कृषि में थोड़ी जटिल होती दिख रही है। मानसून की जो तस्वीर हमें दिख रही है वो उत्तर भारत में और उत्तर पश्चिम में और पूर्व में अभी भी मानसून उस स्थिति में नहीं पहुंचा है जिससे कृषि को लेकर थोड़ा संतोष आ सके, क्योंकि खरीफ के उत्पादन के जो आंकड़े या खरीफ की बुआई के जो आंकड़े हमको मिल रहे हैं वो फ्लैट हैं। पैडी की बुआई में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है, कॉटन की बुआई पिछड़ी हुई है, दलहन और तिलहन ठीक हैं। यहाँ चुनौती जो अंदर से समझने वाली वो ये है कि 2024 के वित्त वर्ष के दौरान भारत में कृषि की विकास दर 2% से नीचे चली गई थी, 1.4% के आसपास आ गई थी, जो कि पिछले 10 साल के औसत के आधे से भी कम है। भारतीय कृषि में आमतौर पर पिछले 10 साल के दौरान 3.7% सालाना की वृद्धि दर रही है। वहाँ से रिवाइव कराना कृषि को सबसे बड़ी चुनौती है, और अगर वहाँ से कृषि की विकास दर नहीं ऊपर आती है तो ग्रामीण इलाकों में आय बढ़ने की, डिमांड बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देगी। इसलिए हम बार बार मानसून की खबर को मनी सेंट्रल में शामिल करते हैं कि भारत में हर बड़ा निवेशक, हर बड़ी कंपनी ये देखना चाहती है कि क्या इस साल भारत में कृषि की विकास दर वापस 4%, 3.5% पर लौट पाएगी कि नहीं लौट पाएगी। और फिलहाल उसकी तस्वीर मानसून की रोशनी में बनती नहीं दिख रही। खरीफ की बुआई के जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं उनमें कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं है, हालांकि पिछले साल की तुलना में गिरावट भी नहीं है अगर आप कॉटन को या कपास को आगे निकाल दें। दलहन को लेकर एक नई कोशिश फिर शुरू हो रही है। कुछ नए डिस्ट्रिक्ट सरकार ने करीब 35 जिले अलग अलग आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें उड़द और तुअर की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। दलहन पिछले लगभग 20 साल से भारत के कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी पहली बना हुआ है। सरकारों के बाद सरकारों के मिशन आते रहे दलहन के लिए। एनडीए सरकार ने 2014 के बाद कई मिशन और कई तरीके के प्रयास किए, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ। अब नए सिरे से फिर 35 जिलों को टारगेट किया जा रहा है। आपको याद होगा कि सरकार ने यह प्रस्ताव भी किया था कि दलहन के पूरे उत्पादन को एमएसपी पर खरीदने की कोशिश की जाएगी, यानी किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार पूरा दलहन खरीदने की तैयारी में भी है। लेकिन पल्सेस की महंगाई खत्म होती नहीं दिख रही और इस पर आयात पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है। जी, इस बीच प्रमुख प्याज मंडियों में आवक घटने की वजह से आने वाले 15 से 20 दिन प्याज की महंगाई बनी रहने की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादा भाव की उम्मीद में किसान फिलहाल अपनी फसल को मंडियों में बेचने से परहेज कर रहे हैं, जिस वजह से प्याज की आवक पर असर पड़ा हुआ है। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में जुलाई के दौरान अब तक आवक में करीब 50% की गिरावट आई है। 29 जुलाई तक लासलगांव में मंडी में 5.37 लाख टन की प्याज की आवक हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 10.76 लाख टन प्याज मंडी में पहुंच गया था। सर,
सरकार जो है लगातार खरीदारी तो कर रही है प्याज की, लेकिन क्या उससे काबू हो पाएंगी कीमतें? प्याज की कीमतों को लेकर वही नीतिगत उलझन बनी हुई है। पहले सरकार ने निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, फिर निर्यात को खोल दिया और इस समय इस मौसम में प्याज की महंगाई वापस लौट आई है। NCCF जो कि नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन है और जो NAFED है, ये दोनों किसानों से प्याज की खरीद कर रहे हैं। लगभग 5 लाख मीट्रिक टन के आसपास की खरीद हो भी चुकी है, लेकिन उस की रोशनी में भी वो खरीद इसलिए की जा रही है कि बाजार में दखल दिया जा सके और बाजार में प्याज बेचा जा सके, लेकिन फिलहाल कीमतें कम होने की गुंजाइश नहीं है। जी, इस बीच एक जैसी दिखने वाली और एक जैसे नाम वाली दवाओं पर सरकार अब सख्ती करने जा रही है। एक जैसी दिखने और मिलते जुलते नाम वाली दवाओं से भ्रम पैदा होता है और मरीजों की सुरक्षा को गंभीर खतरा होता है। जानकारी के मुताबिक सरकार केवल अब उन्हीं ब्रांड नाम को वैध मानेगी जिन्हें पहले नियामक से मंजूरी मिली है। बाद वाले ब्रांड पर अब रोक लगाया जाएगा। सर, इस तरह की दवाओं पर इतनी सख्ती की क्यों जरूरत पड़ रही है? विपुल जी, दवा बाजार में एक बड़ी उथल पुथल होने वाली है, क्योंकि भारत में कई सारी दवाएं एक जैसे मिलते हुए ब्रांड नाम से बिक रही हैं और इसमें भी कई कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनमें मनुष्यों की और पशुओं की दवाओं के भी ब्रांड नाम एक जैसे हैं। ऐसा लगता है कि खरीदने वाले व्यक्ति अगर उन्हें नहीं जानकारी है तो वेटरनरी मेडिसिन और सामान्य मेडिसिन के बीच में फ़र्क नहीं कर सकते हैं। और ये समस्या अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ड्रग रेगुलेटर को इसमें दखल देना पड़ रहा है और एक जैसे नाम वाली दवाओं पर अब क्रैकडाउन हो सकता है और उनके लाइसेंस कैंसिल किए जा सकते हैं। कंपनियों को लगातार ये बात कही गई है, बताई गई है, लेकिन अभी इस मामले में कंपनियां बहुत सक्रियता से आगे नहीं जा रही और इसलिए यह कार्रवाई आने वाले समय में हो सकती है, जिसमें कई कंपनियों की जो आइडेंटिकल ब्रांड हैं, जो उसी तरीके के ब्रांड दूसरी जगह उपलब्ध हैं, उन्हें बंद किया जा सकता है। इधर एक और चुनौती दवाओं के साथ आ रही है, जो दवाओं की शुद्धता और गुणवत्ता को लेकर पिछले 1 साल में हमने काफ़ी विवाद भी देखा। भारत के फार्मा सेक्टर की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठेस भी पहुंची, निर्यात भी प्रभावित हुआ, लेकिन इसके बाद भी अभी ताज़ी जानकारी के मुताबिक चेन्नई में, दक्षिण भारत में करीब 100 के आसपास कफ सिरप के सैंपल्स फेल हुए हैं, जिनको ड्रग रेगुलेटर ने जांच में क्वालिटी में खराब पाया है। जी, इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर पतंजलि को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने पतंजलि को कोरोनिल से कोविड-19 के उपचार का दावा करने से रोक दिया है और 3 दिनों के भीतर सभी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, आपको बता दें कि ऐसे दावे हटाने का निर्देश दिया गया है। बाबा रामदेव ने कोरोनिल के संबंध में अप्रमाणित दावे करते हुए इसे कोविड-19 की दवा बताया था, जबकि इसे केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवा के तौर पर लाइसेंस दिया गया था। सर, पतंजलि के ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं? पतंजलि की समस्या दूर नहीं हो रही है। दिव्य कोरोनिल को लेकर और इससे पहले कोविड के इलाज को लेकर और दवाओं को लेकर पूरा विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। पतंजलि को फटकार सहनी पड़ी थी, माफ़ी मांगनी पड़ी थी। अभी भी कोरोनिल को लेकर कोविड के इलाज का दावा किया जा रहा है और अब हाईकोर्ट ने फिर सख्ती की और उसे हटाने की बात की है। इधर दूसरी तरफ मुंबई हाईकोर्ट ने 4.5 करोड़ रुपए का 4.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है पतंजलि पर अपने आदेश का उल्लंघन करने के लिए। यह आदेश ये था कि एक पतंजलि का कैम्फर प्रोडक्ट है, जिसे लेकर एक कंपनी ने आरोप लगाया था कि ये सही ढंग से नहीं बेचा जा रहा है। इस बीच देश में रोजगार को बढ़ावा देने और युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में जिस पीएम कौशल योजना की शुरुआत की थी, उसके जरिए होने वाली प्लेसमेंट को वित्त वर्ष 2022-23 से डीलिंक कर दिया गया है। सरकार की तरफ से संसद में जानकारी दी गई। इस योजना का फिलहाल 4था चरण चल रहा है और सरकार ने पहले के 3 चरणों में इस योजना के जरिए होने वाली जॉब प्लेसमेंट को ट्रैक भी किया था। सर, इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी और इससे कैसे समझा जाए? ये थोड़ा पैराडॉक्सिकल, असंगत सी बात लगती है कि एक तरफ सरकार कंपनियों को इस बात के लिए पैसा देने जा रही है, सब्सिडी देने जा रही है कि वो लोगों को नौकरियां दें और कौशल विकास के लिए पैसा खर्च करने जा रही है, और दूसरी तरफ अपनी एक चलती हुई स्कीम से प्लेसमेंट की, नौकरियों की शर्त को हटा दिया गया। प्रधानमंत्री कौशल योजना जो सबसे बड़ी योजना थी और इसके 2-3 अलग अलग चरण 2015 के बाद लाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री कौशल योजना 1.0, फिर 2.0 और 3.0, 2021-22 का 3.0 इसमें चल रहा है। इसमें करीब 2.12 मिलियन सर्टिफाइड लोग कैंडिडेट्स हैं जिनको सर्टिफाई किया गया है। इसके बाद भी सरकार को यह महसूस हो रहा है कि इन कौशल विकास योजनाओं से प्रशिक्षित लोगों को नौकरी मिलने में दिक्कत हो रही है और इसलिए संसद को यह बताया गया कि फिलहाल जो प्लेसमेंट का हिस्सा है 2023 में के इम्प्लीमेंटेशन से हटा दिया गया है। यानी 2022-23 में जब स्कीम इम्प्लीमेंट होगी तब इसका मतलब एक केवल ट्रेनिंग दी जाएगी, नौकरियां नहीं मिलेंगी। यह बिल्कुल तस्वीर उसकी उल्टी है जो बात हमने बजट में सुनी थी, जहां पर सरकार निजी कंपनियों से नौकरियां देने के लिए कह रही थी, लेकिन उसके
अपने ही स्कीम में प्लेसमेंट की चुनौती बढ़ रही है। कौशल में प्रशिक्षित या दक्ष लोगों को काम नहीं मिल रहा है। जी, चलिए अब रुख कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। सरकार को उम्मीद है कि इस साल जीडीपी की तुलना में सरकारी कर्ज में कमी आएगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद को बताया कि इस साल जीडीपी की तुलना में केंद्र सरकार का कर्ज 5 साल के निचले स्तर 58.2% पर आ सकता है। हालांकि कर्ज का वास्तविक आंकड़ा देखें तो वो इस साल बढ़ करके 1.85 लाख करोड़ को पार कर सकता है, जबकि पिछले साल 1.72 लाख करोड़ के करीब था। सर, कर्ज वास्तव में घट रहा है कि बढ़ रहा है? कर्ज के मामले को समझना जरूरी हो रही है। आंकड़ा और ये जो संसद को बताया गया, इसमेमें एक पेंच है। जीडीपी के अनुपात में भारत के कर्ज में कमी आएगी, केंद्र सरकार के कर्ज में, भारत के कर्ज में नहीं, पहले हमें समझते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से कर्ज पिछले साल 171 लाख करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 185 लाख करोड़ हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जीडीपी के अनुपात में जीडीपी बढ़ने के कारण कर्ज हमें कम दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज है कि कर्ज का यह आंकड़ा केवल केंद्र सरकार के कर्ज का है। आमतौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करने वाले लोग, खासतौर पर भारत सरकार के बॉन्ड में निवेश करने वाले लोग, समग्र अर्थव्यवस्था का कर्ज देखते हैं, सरकारों के समग्र सरकारी कर्ज देखते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का कर्ज शामिल है। जो IMF की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 90%, 95% का स्तर पार कर चुका है। और इसके बाद यदि आप प्राइवेट कर्ज को और जो लोगों के कर्ज हैं, रिटेल लोन को भी देखें तो ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो जीडीपी बढ़ने के साथ आनुपातिक तौर पर, प्रतिशत के तौर पर कर्ज घट रहा है, पर वास्तविक रूप से भारत के कर्ज में बड़ी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। बचत खाते में न्यूनतम औसत बैलेंस न रखने वालों से सरकारी बैंकों ने जुर्माने के तौर पर वित्त वर्ष 2023-24 में 2,331 करोड़ रुपए वसूले हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के बाद SBI के बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस पर जुर्माना वसूलना बंद करने के बाद भी पिछले 5 वर्षों में जुर्माने की रकम में 34% की बढ़ोतरी हुई है। सर, ये कौन कौन से बैंक हैं जो ग्राहकों से इस तरह की वसूली कर रहे हैं और इस पर रोक लग सकती है? देखिए, एक तरफ बैंकिंग का वो चेहरा है जिस चेहरे के जरिए सरकार ये साबित करने की कोशिश करती है कि वो बैंकों से सस्ते ऋण दिला रही है, मदद दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ बैंकों का ये चेहरा है जिसमें बैंक जीरो मिनिमम बैलेंस ना रखने वाले लोगों से वसूली कर रहे हैं, और ये वसूली खासी विवादित है। इसमें महत्वपूर्ण बात, विवाद इसलिए है क्योंकि देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने इसका विरोध होने के बाद 2020 में ये वसूली बंद कर दी थी। 2020 में SBI ने करीब 640 करोड़ रुपए के आसपास उठाए थे, निकाले थे। लेकिन इसके बाद भी बाकी सभी सरकारी बैंक मिनिमम बैलेंस की शर्त लागू कर रहे हैं और इस पर पैसा वसूल रहे हैं। इसमें पंजाब नेशनल बैंक सबसे आगे है, जिसने 633 करोड़ रुपए वसूले हैं पिछले साल। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है 387 करोड़, इंडियन बैंक है 369 करोड़, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया 284 और 194 करोड़ रुपए। देश के सभी बैंक छोटे खाता धारकों से, जिनके पास पैसे नहीं होते और उनके अकाउंट में बैलेंस कम होता है, उससे पैसे उसका चार्ज वसूल रहे हैं। निजी बैंकों की तो बात वैसे भी दीगर है, निजी बैंक तो वैसे भी ये चार्ज वसूलते हैं। बिल्कुल। इधर सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे पर 3,967 करोड़ रुपए की रियायत कर दी है। ये आंकड़ा वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 13% अधिक है। 2021-22 में चंदे पर छूट 3,516 करोड़ रुपए थी। वित्त वर्ष 2014-15 में छूट 170 करोड़ रुपए थी। कुल मिलाकर के 2014-15 से लेकर अब तक 9 सालों में राजनीतिक चंदे पर कुल 12,270 करोड़ रुपए की रियायत दी गई है। सर, बॉन्ड तो अब अवैध घोषित कर दिए गए, फिर भी ये डोनेशन पर छूट क्या है? अब आप तो खबरें एक साथ देखिए। एक तरफ बैंक में जिन लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं है उनसे 8 से वसूली हो रही है, 4,000 करोड़ रुपए के आसपास की वसूली है। दूसरा, चंदे में सरकार को चंदा देने वाले लोगों को या कंपनियों को करीब 12,000 करोड़ की रियायत मिली, जिसमें 4,000 करोड़ की रियायत पिछले वित्त वर्ष में मिली। अब यहाँ दुविधा ये है कि बॉन्ड्स को अवैध घोषित कर दिया गया है। क्या इसके बाद पिछले अनुदानों पर या पिछले चंदों पर जो छूट ली जा रही है, जो इस साल छूट क्लेम की जाएगी, वो वैध होगी क्या? और इसे लेकर शायद इस बात की तैयारी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोर्ट से पूछकर इन चंदा देने वालों से को नोटिस भेज सकता है। हालांकि अभी यह तय नहीं है, लेकिन यह रियायत अब विवाद में फंस गई है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। जी, इस बीच शेयर बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रंट रनिंग पर लगाम लगाने के लिए बाजार नियामक सेबी ने संबद्ध व्यक्ति के रिश्तेदार की परिभाषा में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। भेदिया कारोबार नियमों के तहत सेबी ने निकटतम परिवार रिश्तेदार को बदल करके रिश्तेदार करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के तहत अब जीवन साथी के भाई बहन, माता पिता के भाई बहन के साथ साथ पीढ़ी के सभी लोग और उनके जीवन साथी को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। सर, कनेक्टेड पर्सन में अब कौन कौन से रिश्तेदार शामिल होंगे और इसका असर
क्या कुछ देखने को मिलेगा? इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर सेबी का ये नियम खासा सख्त होने वाला है और इसलिए कंपनियों और कंपनियों के में काम करने वाले लोग, मालिकों के परिवार के लगभग समग्र सदस्य, अभी सभी प्रमुख सदस्य इसके दायरे में आ सकते हैं। दरअसल सेबी इस नए प्रस्ताव से, जो चर्चा पत्र सेबी ने रखा है, इसके जरिए ये सुनिश्चित करना चाहती है कि वो सभी लोग जो कंपनी के प्रबंधन से जुड़े हुए हैं और उनकी किसी न किसी तरह से कंपनी की सूचनाओं में दखल है, कंपनी की जानकारियों में उनकी पहुंच है, वो ऐसी जानकारियां जिनसे स्टॉक का प्राइस प्रभावित हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है, उन सबको इनसाइडर ट्रेडिंग के दायरे में लाया जाए। इसलिए पत्नी के साथ उनके परिवार के लोग, सिबलिंग्स के पेरेंट्स और भी जो परिवार में बाकी लोग हैं, उन्हें शामिल किया जा रहा है और इन्हें डीम्ड कनेक्टेड पर्सन कहा जाएगा सेबी की व्यवस्था में जो प्राइमरी कनेक्टेड पर्सन है उसके से क्लोज रिलेशन में रखते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार शिकायतें हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग बेहद पेचीदा मामला है, लगातार शिकायतें हैं कि कंपनियों की भीतरी जानकारियां रखने वाले लोग बाजार में ट्रेडिंग करते हैं। जी, इस बीच वित्त वर्ष 2023-24 के लिए करेंसी और फाइनेंस पर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में डिजिटाइजेशन को लेकर के कई सवाल उठाए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि डिजिटाइजेशन से वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने में तो सहायता मिलती है, लेकिन डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलने से यूजर्स ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। साथ ही इसकी वजह से यूजर्स के डेटा के चोरी होने का खतरा भी बना रहता है। सर, क्या आरबीआई को डिजिटाइजेशन से भी डर लगने लगा? आरबीआई ने डिजिटाइजेशन को लेकर जो अपनी रिपोर्ट दी है, वो दरअसल जितना भी डिजिटल पेमेंट्स को लेकर हमने पिछले 5-6 साल में, 7-8 साल में जितना उत्साह और जितनी बड़ी बड़ी तस्वीरें और सक्सेस स्टोरी और गुलाबी रिपोर्ट्स देखी, उनकी तुलना में काफ़ी हद तक एक रियलिटी चेक जैसी स्थिति है। और केंद्रीय बैंकर इस पूरी डिजिटाइजेशन की क्रांति में या दीवानेपन में हम कहें, बहुत सारी चुनौतियां भीतर से अब ढूंढ कर ले आया है और उन्हें ढूंढकर एक एक तरह से इंगित किया गया है। सबसे बड़ी चुनौती जैसा आपने बताई कि उसको लग रहा है साइबर फ्रॉड, जो सबको स्पष्ट है क्योंकि भारत के बैंकों के नेटवर्क कतई सुरक्षित नहीं है। साइबर फ्रॉड की समस्या जटिल है। हालांकि आरबीआई का कहना है कि साइबर फ्रॉड के मामले में भारत में संख्या बड़ी है, अमाउंट्स कम है, लेकिन भारत में साइबर फ्रॉड का खतरा है। पर दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है जो हैबिट से जुड़ी हुई है, फिनेंशियल बिहेवियर से जुड़ी हुई, जो रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में इंगित की है कि डिजिटल पेमेंट्स के कारण लोग ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और उसके बाद कर्ज में फंस रहे हैं। तर्क भी सही आपको दिखता है क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर जो बारोइंग्स दिख रही हैं, जो कर्ज दिख रही हैं, वो दिख रहा है। आरबीआई का संकेत है कि इससे पहले जब डिजिटल पेमेंट्स इतने नहीं थे तो बाजार में इतना लोग खर्च करने को प्रेरित नहीं होते थे। ये तो दो महत्वपूर्ण चीज़ें खतरे से और लोगों के बिहेवियर से संबंधित है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात इस रिपोर्ट में कही गई है कि बैंकों का जो मिडिल लेवल स्टाफ है, उस स्टाफ को डिजिटल पेमेंट प्रभावित कर रहा है और वो सिस्टम से बाहर हो रहा है। यानी जो मिडिल लेवल बैंकिंग स्टाफ है उसका काम खत्म हो रहा है और अब हाई लेवल स्ट्रेटेजिक बैंकिंग स्टाफ की ही जरूरत लग रही है। और ये बात रोजगारों की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है। हमने आपको अपने रोजगारों वाली चर्चा में बताया था बजट के बाद कि बीएफएसआई इंडस्ट्री, जिसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़े हैं, उसने भी रोजगार नहीं दिए हैं। तो एक तरह से गवर्नर का जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कह रहा है कि डिजिटाइजेशन जो है वो फिनेंशियल लेबर को डिसेंट्रलाइज कर रहा है। यानी जो फिनेंशियल सुविधाएं हैं वो बैंक बहुत सारे निजी कंपनियों को, फिनटेक कंपनियों को और सर्विस प्रोवाइडर्स को दे रहे हैं। ऑटोमेशन हो रहा है और इस वजह से जो बैंकिंग स्टाफ है, मिडिल लेवल बैंकिंग स्टाफ है, उसकी ज़रूरत कम हो रही है। लेकिन सर, टेक कंपनियों को लेकर के आरबीआई की क्या आशंकाएं हैं? ये एक और बड़ी टिप्पणी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि टेक कंपनियां और भारत में खासतौर से फिनटेक कंपनियां टू बिग टू फेल हो रही हैं। एक पुराना मुहावरा है जो .com के दौर से लेकर आईटी सेक्टर में आता है, जिसमें कंपनी का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि उसके असफल होने से बहुत सारे लोगों पर असर पड़ता है। आरबीआई ने कहा है कि फिनटेक कंपनियां अब इतनी बड़ी हो गई हैं कि उनको बनाए रखना और उनकी असफलता को बर्दाश्त कर पाना मुश्किल होगा। पेटीएम की तरफ उसका इशारा था और इसलिए भारत के मुख्यधारा के बैंकों को अपनी टेक्नोलॉजी सिस्टम्स में बदलाव करने पड़ेंगे और उन्हें और आगे और बड़ा होना होगा, क्योंकि फिनटेक कंपनियां अगर किसी जोखिम में, मुश्किल में फंसती हैं तो उसका बड़ा नुकसान हो सकता है। जी, इस बीच इस साल जनवरी से जून के दौरान दुनिया भर में सोने की मांग और सप्लाई को लेकर के जारी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में कहा गया कि 6 महीने के दौरान दुनिया भर में टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में सोने की मांग बढ़ी है। इसके अलावा
इन 6 महीनों के दौरान दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने भी सोने की खरीद बढ़ाई है। जनवरी से जून के दौरान टेक्नोलॉजी सेक्टर में सोने की डिमांड 11% तथा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 14% बढ़ी है। केंद्रीय बैंकों की खरीद में भी 6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि इस दौरान ज्वेलरी और सोने के सिक्कों के तौर पर सोने की डिमांड में थोड़ी कमी जरूर आई है। सर, WGC की रिपोर्ट के बाद अब सोने का परिदृश्य कैसा दिखाई दे रहा है? बेहद दिलचस्प रिपोर्ट है। रिपोर्ट बता रही है कि जून के क्वार्टर में भारत में सोने की डिमांड करीब 5% कम हुई है और इसकी वजह सोने की कीमतों में तेजी है। और बजट के बाद सोने की कीमतों में तेज गिरावट भी आई, हमने आपको बताया भी, क्योंकि कस्टम ड्यूटी के स्ट्रक्चर में चेंज किया गया था। धीरे धीरे WGC जिस तरह इशारा कर रही है कि क्रमशः दुनिया में सोना निवेश की तरफ बढ़ने वाले इंस्ट्रूमेंट में बदल रहा है, ना कि ज्वेलरी जिसे जो फिजिकल बाइंग में उस तरफ जा रहा है। सबसे बड़े प्लेयर बाजार में ETF और केंद्रीय बैंक हो गए हैं और केंद्रीय बैंक निरंतर लगातार खरीद कर रहे हैं। तो जब तक केंद्रीय बैंक खरीद करते रहेंगे सोने की कीमतों में कोई बड़ी गिरावट नहीं आएगी। पर ट्रेडिशनल हिस्से जहां पर सोना आमतौर पर जाता था, ज्वेलरी, इनकी डिमांड में कमी आ रही। अगर आप लगातार मनी9 और इकोनॉमिकॉम को फॉलो करते हैं तो हमने आपको पहले ही बताया था कि सोने का जो नया बाजार है वो टेक्नोलॉजी में बन रहा है और नए ग्राहक बैंक हैं। ये परिदृश्य धीमे धीमे सोने के संगठित बाजार का दबदबा बनाएगा सोने की मांग में। अभी तक सोने का असंगठित बाजार जो अनऑर्गेनाइज मार्केट था ज्वेलर्स का, उस मार्केट में हमें गतिविधियां दिखती थी। और इस संगठित बाजार की परिस्थिति में को देखते हुए यहाँ सोने की ऊंची कीमतों के बाद भी मांग बनी रहेगी, जबकि दूसरा जो बाजार है जहाँ सोने की कीमतें काफ़ी सेंसिटिव हैं वहाँ डिमांड में कमी आएगी। और इसलिए हमें WGC इस रिपोर्ट में दिखाई देता है कि जैसे सोने की कीमतें बढ़ी, ETF की और केंद्रीय बैंकों की खरीद तो बढ़ती चली गई, पर ज्वेलरी की डिमांड कम होती चली गई, क्योंकि सोना महंगा हो गया था और आम लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जी, चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट झटपट में। उत्तर प्रदेश के कई ब्रांडेड मसाले गुणवत्ता जांच में खराब पाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने हाल ही में कानपुर में 13 मसाला फैक्ट्रियों पर छापा मार करके सैंपल इकट्ठा किए थे। खाद्य विभाग ने अब इन कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने 6,100 करोड़ रुपए के IPO के लिए 72 से 76 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। सॉफ्ट बैंक के निवेश वाली ओला इलेक्ट्रिक का IPO 2 अगस्त को खुलेगा और 6 अगस्त को बंद होगा। ओला की गीगा फैक्ट्री का परीक्षण उत्पादन चल रहा है। अगले साल की शुरुआत में इसका परिचालन शुरू हो जाएगा। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की 2 दिवसीय बैठक 30 से 31 जुलाई को होगी। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल बुधवार को ब्याज दर पर अपना फैसला सुनाएंगे। अर्थशास्त्रियों को इस बात की संभावना कम है कि फेड इस सप्ताह ब्याज दरों में कोई कटौती करेगा, क्योंकि जेरोम पावेल ने यह संकेत दिया है कि ब्याज दर में कटौती का फैसला करने से पहले वो इस बात के और अधिक सबूत देखना चाहते हैं कि महंगाई केंद्रीय बैंक के लक्ष्य के 2% के करीब पहुंच गई है। सर, ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपकी टिप्पणी किसी पर? अगले हफ्ते की सबसे बड़ी और इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ा घटनाक्रम है, वो अमेरिकी केंद्रीय बैंक की बैठक है। ब्याज दरों में तो कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन चुनाव अमेरिका में सामने है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक महंगाई को लेकर किस तरीके के संकेत देता है, चीन के साथ व्यापार युद्ध की परिस्थिति में और करेंसी को लेकर किस तरीके के संकेत निकल कर आते हैं, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। जी, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मनी सेंट्रल को फिलहाल यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन तमाम खबरों के लिए जो आपकी जेब से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं उसके लिए आप मनी9 के साथ बने रहिए। मुझको फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कम्बोज लाल है।